शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ। मैं तो ये जानना चाहूंगी आप शॉर्ट टर्म को मतलब लाइक व्हाट इज शॉर्ट टर्म? वो अपनी शॉर्ट टर्म मनी को भी उन्हीं जगहों पे पार्क कर देते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म वाले गोल्स के लिए पार्किंग हो रही है। यस, एंड इससे होता क्या है, अभी जनरली लोग क्या कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए? आप अपने पैसे की वैल्यू को ख़त्म कर रहे हो। कैसे ख़त्म हो रही है? तो वो एक हमारा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, वो हम हमेशा गाते हैं जब भी ये बात आती है कि सखी सैया तो खूब ही कमात है। शॉर्ट टर्म का पैसा आपने या तो स्टॉक मार्केट में डाल दिया, स्टॉक मार्केट छोड़ो, या तो आपने उन स्कीम्स में डाल दिया यहाँ पे 6% महीने के रिटर्न की बात होती है। सबको क्या लगता है कि इन्वेस्टर के लिए कौन से सही पैरामीटर्स होंगे जो वो चेक कर पाए जब वो शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए चीजें देख रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है? कि भाई अगर वेकेशन 2 महीने बाद भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या 6 महीने बाद भी हुई तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस एंड अनटिल भाई आप बिल्कुल सलमान खानों को एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ हमारे गोल्स होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, कुछ नेगोशिएबल है। राइट। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी नॉन नेगोशिएबल गोल्स के लिए कहाँ पे मनी पार्क किया जाए? शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बचा रह सकता है एक बात है, शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बर्बाद हो सकता है ये समझ लो और फिर उसे बर्बाद होने से बचा लो। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, तो क्यों ना इस नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू की जाए। अगर पहले से शुरू कर चुके हैं तो क्यों ना उस इन्वेस्टिंग की जर्नी को और मीनिंगफुल बनाया जाए। कैसे बना सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करना सीखिए। आपके हर फाइनेंशियल गोल के लिए म्यूचुअल फंड्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप उनके बारे में सीखेंगे। सीखने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप लोग अगर मेरे साथ म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा www.learn.club। आप इस पर विजिट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड का कोर्स हमने बहुत कम प्राइस पे रखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली जो आपको फाइनल प्राइस पड़ता है दैट इज अराउंड 1400 और 1300 ओनली आफ्टर यूजिंग द कोड INVEST26 विच विल गेट यू अ 26% ऑफ। तो जाइए, ज्वाइन कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, मैं लाइव भी आता रहता हूं और आप लोगों को सारी चीज़ें सिखाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे हमारी वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड कोर्स के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी एक कोर्स है, अगर आप एडवांस लेवल पे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहते हैं तो। यूट्यूब पे भर भर के गाइडेंस मिल जाएगी आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दो। लेकिन इस बात पे गाइडेंस बहुत कम है कि अगर मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल है जो आने वाले 1, 2, 3 साल के अंदर आने वाला है तो मैं उसके लिए पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में अगले 2 साल में कुछ पैसों की ज़रूरत होने वाली है और आपके पास अभी पैसा रखा हुआ है लेकिन आपको उसकी ज़रूरत 2 साल बाद है, तो आप क्या उसे स्टॉक मार्केट में लगाएंगे? आज की वीडियो की चर्चा यही होने वाली है कि भाई आप अपनी शॉर्ट टर्म मनी को कहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यानी अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए अपने पैसे को आप लोग कहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है आप लोग ये लाइक टारगेट तो अचीव करा ही देते हो। एंड यस, मैं शुरू भी कर देता हूँ एक बार अच्छे से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे थे मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करेंगे कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए आप अपने पैसे को कहाँ पे पार्क कर सकते हैं। मेरे साथ है मेरी को होस्ट वृंदा और अब हम लोग आज के मुद्दे पे बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी वृंदा जी, बताइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। प्लीज शुरुआत करिए अपने सवालों की। बिल्कुल। सो आपने सबसे पहले बोला कि हम ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ। मैं तो ये जानना चाहूंगी आप शॉर्ट टर्म को मतलब लाइक व्हाट इज शॉर्ट टर्म? राइट। आई थिंक वृंदा ये सारे ना नोट्स हम बना लेते हैं और हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पैसे की नीड आज से लगभग 3 साल के पीरियड के अंदर अंदर तक जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल, आपको आज से 6 महीने बाद पैसा चाहिए, आपको 8 महीने बाद पैसा चाहिए, आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए, या अप टू आपको 3 इयर्स तक अगर उस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना ठीक होगा कि ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड है, राइट। और इस पीरियड का पैसा आपको वैसे इन्वेस्ट नहीं करना जैसे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने रिटायरमेंट गोल की बात करते हो या आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन गोल की बात करते हो जो आज से 10-15 साल बाद आने वाला है, तो ऐसे गोल्स के लिए आपका पैसा कहाँ जाता है वो एक डिफरेंट जगह है, राइट। उस पर हर कोई बात करता रहता है। बट ये गोल्स जो आपके नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर आने वाले हैं, इनके लिए पैसा कहाँ जाएगा वो कंप्लीटली एक डिफरेंट बॉल गेम है। एंड बहुत सारे लोग जो हैं इसमें गलती करते रहते हैं। वो अपनी शॉर्ट टर्म मनी को भी उन्हीं जगहों पे पार्क कर देते हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म वाले गोल्स के लिए पार्किंग हो रही है। यस, एंड इससे होता क्या है, उन्हें लगता है कि मैं इस शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा पैसा कमा लूँ, राइट। लेकिन उनको पता नहीं है कि भाई ये ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ही सबसे ज़्यादा पैसे आप लोग लूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे आप लोग लूज़ करते हैं। आप इस सिनेरियो को देखिए वृंदा कि अगर ऐसा होता कि मान लीजिए कि किसी को अपने
3 साल के अंदर अंदर मान लीजिए 20 लाख रुपीस की जरूरत थी अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए, राइट। उसने एक टारगेट बना रखा था, मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, 3 साल के अंदर जो है वो 20 लाख के आसपास मेरे पास होंगे, मैं इसकी डाउन पेमेंट जो है वो कर दूंगा। अब वो ये पैसा अगर स्टॉक मार्केट में डाल रहा था और उधर से कोई वॉर की जो है वो न्यूज़ आ गई या फिर कोविड जैसी कोई घटना घट गई, और ये स्टॉक मार्केट में होता ही रहता है। एंड अच्छी पता है क्या कमाल की बात क्या है, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट के अगला, अगर मैं थोड़ा लूज लैंग्वेज बोलूँ तो अगली भसड़ क्या होगी हम नहीं बता सकते, राइट। किसी को नहीं पता था कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था ट्रम्प जो है वॉर छेड़ देगा, ऐसे एकदम हम उठेंगे, एक दिन उठेंगे हम और वैलेंटाइन वाले महीने में ये भाई साहब लड़ाइयाँ कर रहे होंगे, राइट। तो आपको कभी भी अब इस पैसे को जो आपको लगभग 3 साल के अंदर चाहिए, ये आप अगर स्टॉक मार्केट में लगाएंगे तो होगा क्या, प्रॉब्लम क्या होगी, आप सोचते रहो यहाँ पे मेरे को 12-13% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके 20 लाख भी न रहें, ये 19 लाख, 17 लाख, 16 लाख, 15 लाख, इवन अगर कोई बहुत बड़ा फॉल में देखने को मिला, jैसे मैं 2008 के टाइम पे देखने को मिला था, मार्केट 60% नीचे गिर गई थी, तो आप ये सोचिए कि इस 20 लाख के सिर्फ 8 लाख रुपए जो हैं वो बच जाएंगे, राइट। और फिर आप गए तो थे पैसे कमाने, लेकिन गवा के जो है वो बाहर आ जाएंगे। एग्जैक्टली आपका प्रिंसिपल भी लूज हो जाएगा। यस, एंड रूल नंबर 1, नेवर लूज योर प्रिंसिपल। और खासकर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में तो प्लीज डोंट इवन थिंक ऑफ लूजिंग योर प्रिंसिपल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। राइट। सो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी जनरली लोग क्या कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए? तो एक तो आपने मतलब अभी हमने जो डिस्कस किया, जो गलती के भाई शॉर्ट टर्म पैसा हो चाहे लॉन्ग टर्म पैसा हो, आग लगा दो भाई, इसको उठा के चुपचाप स्टॉक मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल दो, क्योंकि वो तो 30% साल का रिटर्न देता है, राइट। तो एक गलती तो यही करते हो। दूसरी बड़ी गलती पता है क्या है, सेविंग्स अकाउंट में रख दो। और सेविंग्स अकाउंट में क्या रिटर्न मिल रहा है आपको, 3%, 2%। आई डोंट थिंक कि कोई भी सेविंग्स अकाउंट अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत स्पेशल सेविंग्स अकाउंट है, बहुत अमाउंट आपका ज़्यादा है, आपको 3-4% से ज़्यादा कहीं पे मिल रहा होगा, राइट। 3-4 भी बोलते हो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि एफडी पे अब 6%, 6.5% का रेट है, तो सेविंग्स पे 3% के आसपास का ही रेट रह गया होगा। एंड उसमें प्रॉब्लम क्या है, इक्विटी वाले में तो हमने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है कि भाई वहाँ पे आप ओवर रिस्क ले रहे हो अपने शॉर्ट टर्म मनी के साथ, राइट। लेकिन जब आप सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पैसे की वैल्यू को ख़त्म कर रहे हो, राइट। कैसे ख़त्म हो रही है, तो वो एक हमारा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, वो हम हमेशा गाते हैं जब भी ये बात आती है कि सखी सैयाँ तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाता है। यानी इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को जो है वो दिन पे दिन ख़त्म करता जा रहा है, राइट। एंड आई अंडरस्टैंड कि आपको पैसा शॉर्ट टर्म में चाहिए होगा, आपको 3 साल के अंदर चाहिए होगा, बट एट द सेम टाइम ऐसा ना हो उस पैसे की वैल्यू ही खत्म होते जाए, तो भी वो हमारे लिए एक तरीके से लॉस ही है। तो दूसरी बड़ी गलती मुझे लगता है लोग बाग यही कर रहे होते हैं कि भाई वो अपना पैसा कहाँ पे डाल देते हैं, वो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट के अंदर रखते हैं। कई लोग तो घर में ही रख लेते हैं कि चलो हाँ 3 साल में तो चाहिए, भी घर में ही रख लेते हैं भाई। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मुझे लगता है कि बहुत कॉमन है इंडिया में, बहुत ज़्यादा, इंडिया भी सही, इंडिया भी नहीं मैं बोलूँगा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मनी एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं ना वो पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से की जा रही हैं, राइट। तो दिस इज़ द कॉमन थ्रेड। तो इस तरह की गलतियां मुझे लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं कि शॉर्ट टर्म का पैसा आपने या तो स्टॉक मार्केट में डाल दिया, स्टॉक मार्केट छोड़ो, या तो आपने उन स्कीम्स में डाल दिया यहाँ पे 6-6% महीने के रिटर्न की बात होती है, या फिर आपने जो है उठा के वो कहाँ रख दिया, अपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिया। दोनों में ही आप कहीं ना कहीं रिस्क या तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या तो आप लोग जो है अपने पैसे की वैल्यू को कम कर रहे हैं, राइट। सो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर के लिए कौन से सही पैरामीटर्स होंगे जो वो चेक कर पाए जब वो शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए चीज़ें देख रहा है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है? देखो, शॉर्ट टर्म मनी, अगर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप पैसा पार्क करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से सिर्फ एक पैरामीटर है, वो है भाई वो गोल कैसा है, वो गोल नेगोशिएबल है या वो गोल नॉन नेगोशिएबल है। आपने सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है, राइट। ड्यूरेशन अपनी सेट हो चुकी है, ड्यूरेशन अपनी भी है, हमें 3 साल के अंदर पैसा चाहिए, राइट। एंड प्लीज़ इसको और ज़्यादा बाइफिकेट ना करें, 1 साल में चाहिए तो क्या करना है, 2 साल में चाहिए तो क्या करना है, 3 नहीं, आप मान के चलो शॉर्ट टर्म इज़ 3 ईयर्स, राइट। तो 3 साल के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए, चाहे वो 1 में चाहिए, चाहे 2 में चाहिए, चाहे 3 में चाहिए, ड्यूरेशन अपनी सेट हो चुकी है। अब सिर्फ हमें एक बात समझनी है, और वो बात ये है कि भाई हम जिस गोल के लिए ये पैसा रख रहे हैं, उस गोल को लेके हम कितने जो है फ्लेक्सिबिलिटी अपने पास रखते हैं, वो नेगोशिएबल है या फिर नॉन नेगोशिएबल है, राइट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल वेकेशन पे जाना है, ये कैसा गोल है, नॉन नेगोशिएबल है। ये नेगोशिएबल है कि भाई अगर वेकेशन 2 महीने बाद भी हुई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, या 6 महीने बाद भी हुई तो शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस एंड अनटिल भाई आप बिल्कुल सलमान खानों के एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ऐसे केस में भाई आपके ये नेगोशिएबल गोल्स हैं, ओके। अब नॉन नेगोशिएबल गोल का एग्जाम्पल, चलो आप दो एक नॉन नेगोशिएबल गोल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। घर में बच्चों की स्कूल फी या एडमिशन किसी बच्चे का होने वाला है तो उसकी फीस, राइट। तो इस तरह के गोल, अब आप ये नहीं बोल सकते ना बच्चे की स्कूल फीस है जी 1 लाख, ओहो 60,000 ही है जी। अब सी
आई अंडरस्टैंड द पेन बिहाइंड इट कि मैं भी 2 बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहा हूँ, बट यू कैन नॉट से ना कि मैं भाई इस बार स्कूल फीस कम पे कर रहा हूँ, या कहीं एडमिशन के लिए आपको कोई फीस लग रही है या किसी और तरह का आपका और खर्चा है हायर एजुकेशन के लिए, और आपके पास 2-3 साल का ही पीरियड, तो आप ये नहीं बोल सकते वो मैंने स्टॉक मार्केट में लगाए थे, वो मार्केट गिर गई इसलिए मैं थोड़े से कम पैसे पे कर रहा हूँ। सो ये जो गोल अभी हमने डिस्कस किया, खासकर एजुकेशन का जो गोल हमने डिस्कस किया, इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन नेगोशिएबल गोल्स। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आप का वो जो शॉर्ट टर्म गोल है जिसके लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो नेगोशिएबल है या नॉन नेगोशिएबल है, और इसके हिसाब से हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करेंगे कि अगर नेगोशिएबल है तो हमें कहाँ जाना चाहिए और नॉन नेगोशिएबल है तो हमें कहाँ जाना चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स आप ये देखें कि आपका जो गोल है वो कैसा है, इधर इट इज़ नेगोशिएबल और नॉन नेगोशिएबल। अब ये तो हर कोई समझता होगा कि भाई जब नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, सेफ्टी ऑफ आवर मनी। रिटर्न्स थोड़े से कम भी आएंगे तो चलेगा, लेकिन इतने भी कम ना हो जितने सेविंग्स बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, लेकिन रिटर्न थोड़े से कम भी आएंगे चलेगा, क्योंकि सेफ्टी हमारी जो है वो क्या रहने वाली है, नंबर 1 प्रायोरिटी रहने वाली है। और जब गोल हमारा नेगोशिएबल है ना तो हम सेफ्टी को एक मीडियम उसमें ले जाते हैं कि मीडियम प्रायोरिटी पे ले जाते हैं। यहाँ पे हम रिटर्न्स को भी मीडियम प्रायोरिटी पे रखेंगे और यहाँ पे हम सेफ्टी को भी मीडियम प्रायोरिटी पे रखेंगे। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपके नेगोशिएबल गोल्स है ना, इसमें थोड़ा सा रिस्क जो है वो ले सकते हैं। अगेन ये अपने अपना रिस्क एपेटाइट की बात होती है, अपने अपने थॉट की बात होती है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आप थोड़ा सा रिटर्न्स के लिए और ऑप्टिमाइज कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप में लगाना है, रिटर्न्स के लिए ऑप्टिमाइज करना है, बट एट द सेम टाइम हमें सेफ्टी को भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हमें नॉन नेगोशिएबल में हमें सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, रिटर्न्स को कम, और जो हमारे नेगोशिएबल गोल्स हैं वहाँ पे हमें रिटर्न्स और सेफ्टी को बराबर की इंपॉर्टेंस जो है वो देते हुए चलना है। राइट। सो अभी आपने बताया कि कुछ हमारे गोल्स होते हैं जो नॉन नेगोशिएबल है, कुछ नेगोशिएबल है। राइट। सो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी नॉन नेगोशिएबल गोल्स के लिए कहाँ पे मनी पार्क किया जाए। चलिए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो अगर आपके नॉन नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, यानी ऐसे गोल्स जिसके पैसे के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, तो वो पैसा आप लोग कहाँ कहाँ डाल सकते हैं। नंबर 1, मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और इसके बाद ना हम वृंदा एक लिस्ट ये भी देंगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? मेरे हिसाब से ना इंसान 2 तरह के एरर कर सकता है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। राइट। एरर ऑफ कमीशन मुझे ज़्यादा रिस्की लगता है। पुलक प्रसाद जी की बुक है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, तो उसमें भी वो दोनों एरर्स को डिस्कस करते हैं। एक बार को हो सकता है मैं अपने शॉर्ट टर्म मनी को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना कर पाऊँ जो बहुत रिटर्न्स में सिर्फ 1-8% का डिफरेंस दे रही थी मुझे, बट मैं हमेशा बचना चाहूँगा ऐसी जगहों से जहाँ मेरा पैसा डूब रहा है। तो मैं कमीशन के एरर कम करना चाहूँगा, ओमिशन के एरर 1-2 हो भी जाए तो चलेगा। बट एनीवेज मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। पहला ऑप्शन बैंक एफडी। इस बैंक एफडी को बेचारी को पता नहीं हमने क्या इसकी बुराइयां करी हैं सारे इन्फ्लुएंसर्स ने मिलके। मैं पहले तो उनके साथ बोलना चाहता हूँ जो बैंक एफडी की बुराइयां करते हैं कि हमें अपने साथ मत जोड़िए, हम अलग हैं। राइट। क्योंकि बैंक एफडी का अपना एक रोल है आपके पोर्टफोलियो में। राइट। अभी शॉर्ट टर्म मनी को आप अगर चाहें तो बैंक एफडी में पार्क कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी चीज़ें जो आपको माइंड में रखनी है, मैं लास्ट में उसकी भी लिस्ट बनाऊंगा कि फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल डिसाइडिंग कि बैंक एफडी में जाना है और किसी इंस्ट्रूमेंट में जाना है। बैंक एफडी आपको 6% 7% के आसपास का जो है वो इंटरेस्ट देती है, एंड मोस्टली ये रिस्क फ्री होती है। आई नो बैंक अगर फेल हो जाए तो आपको सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है, बट इतने बड़े बैंक्स के अंदर आप एफडी रखते हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक हो गया या फिर एसबीआई बैंक हो गया, सरकारी बैंक में, तो मुझे नहीं लगता कि उनके फेल होने के कोई चांसेस हैं। और 6 से 7% के आसपास आपको जो है यहाँ पे रिटर्न जो है मिल सकता है। प्लस अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग +0.5 या +0.25 आपको एक्स्ट्रा जो है वो डिपेंडिंग अपॉन बैंक और उस समय वो क्या उनकी पॉलिसी वगैरह चल रही है वो मिल जाता है आपको। इसी के साथ एक बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड एफडी और भी है, वो है वृंदा पोस्ट ऑफिस एफडी। राइट। तो पोस्ट ऑफिस एफडी के रेट आप कभी भी देखेंगे ना, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको 0.5 या 1% ज़्यादा मिल रहा होगा इन कंपैरिजन टू बैंक एफडी। हाँ, वो थोड़ा सा प्रोसेस आपको कम्बरसम लग सकता है, थोड़ा एकदम आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है हाय मैं इस डिजिटल ज़माने में कहाँ पे आ गया। अच्छा, मुझे नहीं पता कि डिजिटली पोस्ट ऑफिस में आज की डेट में एफडी होती है नहीं होती है, या जाना ही पड़ता है। मैंने नहीं कराई है। मैंने क्यों नहीं कराई मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा। जब मैं इतना राग अलाप रहा हूँ एफडी 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 और मैं ही नहीं करा रहा हूँ तो भाई क्यों नहीं करा रहा हूँ। सो पोस्ट ऑफिस एफडी कैन अनदर ऑप्शन जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म पैसे को। अब इसके बाद जो है ना तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो लोगों को में बहुत ज़्यादा उसका उत्साह के साथ वो इन्वेस्ट करते हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स यानी कि डेट म्यूचुअल फंड में आप लिक्विड म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जा सकते हैं और उसमें जो है आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड्स भी इनको बोलते हैं, उसके अंदर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट मैं इस पर भी स्टार लगा देता हूँ। क्यों?
एक तो मैंने ये नहीं बोला कि आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, मैंने आपको बोला स्पेसिफिकली लिक्विड कैटेगरी मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। बट मुझे लगता है कि कई लोगों के लिए बहुत कम्बरसम हो सकता है, राइट? थोड़े से लिक्विडिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। आयरनी देखो, लिक्विड म्यूचुअल फंड नाम है बट लिक्विडिटी इशू आ सकते हैं। कुछ हद तक ये इंस्टेंट आपको रिडम्पशन दे देते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50,000 रुपीज़ पर AMC आपको जो है वो रिडम्पशन मिल सकता है, राइट? इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ सकता है। बट फिर भी मैंने इस पर स्टार लगाया, मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। तो इन शॉर्ट आप लोग जो है वो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन आपके पास एक और ऑप्शन निकलता है शॉर्ट टर्म मनी पार्किंग के लिए, दैट इज आर्बिट्राज फंड, राइट? ये मेरा फेवरेट है। मैं अपना काफ़ी शॉर्ट टर्म फंड जो है वो इसी के अंदर जो है पार्क करके रखता हूँ। तो ये 4 इंस्ट्रूमेंट्स मुझे ऐसे लगते हैं जो बहुत सही हैं, राइट? एक चीज़ और भी वृंदा इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, उसे मैं ना 1A के साथ लिख देता हूँ, 1A करके लिख देता हूँ। देयर आर सर्टन बैंक्स, अच्छे बैंक्स हैं जो आपको आपके सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही एक अमाउंट के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, IDFC बैंक, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, IDFC बैंक में मैंने इसलिए ही अकाउंट खुलवाया है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स चेंज होती रहती हैं। 1 लाख से ऊपर अगर आपका बैलेंस है तो दे आर गिविंग मी 6.5% का इंटरेस्ट, राइट? विच इज़ गुड। बैंक बैलेंस पे, बैंक बैलेंस पे, मेरे बैलेंस पे, मतलब मैं उसे कभी विड्रॉ भी कर सकता हूँ, इंस्टेंटली मैं उसको विड्रॉ भी कर सकता हूँ, राइट? एटलीस्ट मैंने अभी तक तो जो एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, मुझे कभी स्टॉक मार्केट में भी जब फॉल आया था, इन्वेस्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने वहाँ से ट्रांसफर किया अपने दूसरे बैंक अकाउंट में तो तुरंत आ गया था, राइट? तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है वो जगह है अपने पैसे को पार्क करने का। एंड इसका फ़ायदा क्या है, आपके पास ईजी एक्सेसिबिलिटी है, राइट? और 1B भी मैं ऐड कर देता हूँ, कई बैंक्स जो हैं वो स्वीप इन FDs की फैसिलिटी आपको देते हैं। आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, स्वीप इन FDs, राइट? तो आप इनको भी जो है वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही रूल होता है कि एक अमाउंट से ऊपर जाओगे तो आपकी वो FD बन जाएगी, आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, बट उसमें फिर इंटरेस्ट रेट जो है डिफर करता है, आपने कितने समय में जो है वो विड्रॉ कर लिया। तो ये सारे कुल मिला के हमारे पास एक ऐसे ऑप्शंस निकलते हैं जो एक आम आदमी के लिए एक्सेसिबल हैं और वो उनको बड़े आसानी से जो है वो यूज़ कर सकता है, राइट? आई थिंक हम और सॉर्ट करने आए थे, बट आपने ही 6 ऑप्शन दे दिए कि पैसा कहाँ पार्क हो सकता है, नॉन नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। तो अब इसमें से क्या करना है, कहाँ पे पैसा रखना है, उस पे आपका क्या कहना है? देखो, बहुत सिंपल है, मेरा इसमें बिल्कुल सिंपल थॉट प्रोसेस है। आप ना रूल नंबर 1 बनाओ अपना। रूल नंबर 1 आपका ये है, आपको इनमें से क्या सेलेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। डू नॉट इन्वेस्ट इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात ये कि भैया आप जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं पैसा कहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट? अगर आपको पता ही नहीं कि आर्बिट्राज फंड क्या है, आपने उठा के पैसे डाल दिए, तो आप ना हमेशा उसमें रहोगे, भाई आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्या होगा, कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या। तो पहले आप थोड़ा सा समय लगा के समझ लीजिए, राइट? लिक्विड म्यूचुअल फंड का भी आपको आइडिया होना चाहिए। FD सबसे सिंपल है। अगर किसी को कुछ नहीं पता ना, तो भाई आप FD में भी 6-7% कमा रहे हो, पोस्ट ऑफिस FD में आप 6.5% कमा रहे हो, आपके लिए सबसे सिंपल है। इस तरह के बैंक अकाउंट्स आपके लिए सबसे सिंपल है। लेकिन याद रखिए कि भाई बैंक वेल नोन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी भी बैंक में जाके आपने पैसे डाल दिए और भाई वो फिर बैंक कह रहा है अच्छा दुआ सलाम हो गए, अब तो चलते हैं, राइट? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया कि आप जिसमें इन्वेस्ट करें आप उसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। आपने जैसे बोला कि लिक्विड फंड में मतलब आपको इंस्टेंटली पैसा चाहिए बोलो तो 50,000 रुपये आप दिन का निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते आप इंस्टेंटली। तो अगर पता ही नहीं है और आप सोच के बैठे हो, किसी को मतलब किसी ने इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता है कि कल मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए उसमें से एंड पैसे ही नहीं आने वाले। चलो मैं आप सबके लिए क्विज भी रख देता हूँ बीच में। क्विज ये है कि हमें ये पता चल गया हमारी बातचीत से कि भाई लिक्विड फंड में अगर पैसा डाला हुआ है तो पर AMC आप लोग 50,000 रुपीज इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हैं। इट इज 50,000 और 90% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, 90% ऑफ द वैल्यू विच एवर इज लेस, राइट? अब आप मुझे बताओ कि क्या आप वो छुट्टी वाले दिन भी निकाल सकते हो, यानी संडे को भी निकाल सकते हो, या स्टॉक मार्केट बंद है तो भी निकाल सकते हो, या उसके लिए स्टॉक मार्केट का ओपन होना ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि भाई कोई हॉलीडे ना हो? तो ये आप मुझे बताएंगे तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। चलो अच्छा जी, तो रूल नंबर 1 इज अंडरस्टैंडिंग एंड रूल नंबर 2 बिफोर डिसाइडिंग कि भाई इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे बढ़िया है, वो मुझे लगता है वृंदा स्ट्रेस फ्री आप किस में सबसे ज़्यादा फील करते हैं? क्योंकि ये हमारे नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं। इसमें वही ना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।
तो स्ट्रेस भी नहीं लेने का। पता चला आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है कि भाई आप जो है अपने पैसे को लेके परेशान हो रहे हैं, क्या होगा मेरे पैसे के साथ, ये तो मैंने कहाँ लगा दिया, तो लगाने नहीं चाहिए था, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये दोनों रूल्स आपस में कनेक्टेड भी हैं। जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो स्ट्रेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट में भी फॉल आया, जिसको अंडरस्टैंडिंग थी उसे स्ट्रेस नहीं हुआ, वो चुपचाप बैठा था, उसने और पैसे लगाए होंगे। और जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसको स्ट्रेस भी हुआ होगा। एंड रूल नंबर 3, ये चीज़ आप ज़रूर चेक करें कि भाई जब भी आप पैसा कमाएंगे तो मित्रों एक ऐसी आवाज़ आती है पीछे से, और वो आवाज़ आपसे क्या बोलती है, लिया बेटा टैक्स लिया। तो आपको टैक्स भी समझ लेना है कि आप जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, यहाँ पे आपके ऊपर टैक्स कितना लगने वाला है। आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो भैया FD आपके लिए बहुत ही बेकार है, राइट। आपके लिए ये भी बहुत बेकार है, ये भी बहुत बेकार है, इवन पोस्ट ऑफिस FD भी बेकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट आप जो भी कमाएंगे उस पर 30% गवर्नमेंट, इधर आ जाओ, और कमाएंगे छोड़ो, आपको मिले भी नहीं होंगे ना तो भी आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी, राइट। उस केस में आपके पास जो सबसे बड़ा हीरो निकल के आएगा वो कौन निकल के आएगा, आर्बिट्राज फंड। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि आर्बिट्राज फंड की टैक्सेशन जो है ना, वो पता कैसे होती है यार, यही तो इसकी ब्यूटी है। इसकी टैक्सेशन होती है एज इफ इट इज अ कोर इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि शॉर्ट टर्म पे 20% फ्लैट लगेगा और लॉन्ग टर्म पे सिर्फ 12.5% टैक्स लगेगा, वो भी पर ईयर 1,25,000 रुपए के गेन्स पे कुछ नहीं लगेगा, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होगा उस पे 12.5% लगेगा। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लिक्विड म्यूचुअल फंड कहाँ पे स्टैंड करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विड म्यूचुअल फंड जो है ना वो बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं भाई, इनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है, इनको हर साल बजट में तोड़ा जाता है पकड़ के। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड आज की डेट में इनकी टैक्सेशन FD वाली है, यानी कि आपके स्लैब रेट पे जाएंगे सीधा सीधा फटाफट। बट इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है, ये फिर भी टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से FD से बेहतर है। कैसे? हाँ, ये है बढ़िया क्वेश्चन, कैसे? तो सुनिए, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। मेरे अंदर का टीचर बस ऑलमोस्ट बाहर आ ही चुका है। सुनो, तो FD पे आपका टैक्स जो है ना आपके इंटरेस्ट के अक्रूवल पे लगता जाता है। आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, चुपचाप भैया उसके ऊपर जो है वो टैक्स लग देना ही पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड की बात करूं या डेट म्यूचुअल फंड की किसी भी कैटेगरी की बात करूं, इसमें टैक्स जो है वो रिडम्पशन पे लगता है। आप जब रिडीम करोगे, यानी जब आप वो यूनिट्स बेचोगे, तब आपको टैक्स देना है। यानी अगर आपने 3 साल की FD करा के रखी फॉर एग्जांपल, तो आपका फर्स्ट ईयर FD पे जो इंटरेस्ट आया होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। देना क्या पड़ेगा? सरकार खुद ही TDS काट लेती है उसके ऊपर, राइट। फिर दूसरे साल भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तीसरे साल भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बट अगर सेम काम आप डेट म्यूचुअल फंड के साथ करते तो क्या होता? फर्स्ट ईयर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, राइट, और उनकी ईयर एंड की वैल्यू जो है वो 1,07,000 रुपए की आ रही है, यानी हमने 7,000 रुपए कमाए हैं। इस 7,000 पे आपको कोई टैक्स जो है वो नहीं देना। सेकेंड ईयर भी आपने कुछ पैसे कमाए होंगे, तब भी कोई टैक्स नहीं देना। थर्ड ईयर में जब आप रिडीम कर लोगे, जब आप बेचोगे, तब आपके पूरे प्रॉफिट पे एक साथ टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे कुछ अति दुखी आत्माएं कमेंट्स में आने वाली है, जब बेचोगे तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, देना ही पड़ेगा ना। आप ये बात समझिए कि जब बेचेंगे तब टैक्स देना पड़ेगा, बट आपने 2 साल टैक्स डेफर भी तो किया, राइट। आपने 2 साल के लिए, यानी कि आपने इस साल के लिए और इस साल के लिए गवर्नमेंट के टैक्स के हिस्से पे पैसे कमाए हैं। मतलब कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसा करने का। वो भी इन्वेस्टेड ही थे। यस, मैं कहता हूँ कभी कभी तो मौका मिलता है कि मोदी जी से बोले मित्रों टैक्स नहीं देंगे, आपके टैक्स पे पैसे कमाएंगे, तो आप यहाँ पे वो कर पा रहे हैं, राइट। यहाँ पे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो लिक्विड फंड आर्बिट्राज से बुरे हैं लेकिन FD से अच्छे हैं। एंड स्पेसिफिकली जब आपको पैसा 1 साल बाद चाहिए, राइट। अगर 1 साल में चाहिए तो FD और लिक्विड फंड दोनों बराबर है। बस फिर आपको देखना है अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेस फ्री, राइट। फिर टैक्सेशन मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर 1 साल बाद चाहिए तो भैया आपका टैक्स भी पिक्चर में आ जाता है। और टैक्स में याद रखिए आर्बिट्राज इज द विनर इफ यू आर इन द हाई स्लैब रेट, एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड से बोलूंगा कहीं बीच में प्लेस्ड हैं, और FDs वगैरह जो हैं वो सबसे लास्ट में प्लेस्ड हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया वृंदा हमें अपने आप से पूछने होंगे कि मैं इन 3 क्राइटेरियाज को कैसे देखता हूँ, और इन 3 क्राइटेरिया पे आपको जो भी आपका इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो खरा उतरता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म मनी को, राइट। सो अभी इस क्वेश्चन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तब आपने एक चीज़ बोली थी कि आप ये भी बताने वाले हो कि कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे हमेशा से ना ये लगता है कि भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। इवन ये जानना उससे भी ज़रूरी है कि क्या करना है, राइट। All I want to know where I will die and I will never go there. As simple as that. Invert. उल्टा सोचो। शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बचा रह सकता है एक बात है, शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बर्बाद हो सकता है ये समझ लो, और फिर उसे बर्बाद होने से बचा लो। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए वो
ये जो आज की डेट में बहुत सारे तरह की एप्स आ गई हैं और वो P2P लैंडिंग करवा रही हैं, पीयर टू पीयर लैंडिंग। एक इंसान को ज़रूरत है, एक इंसान के पास पैसा है, दे दो भैया, 12% से आपको जो है ब्याज मिल रहा है, 13% से ब्याज मिल रहा है, 14% से ब्याज मिल रहा है। ये बेवकूफ़ी है, इसमें ना पड़ें। आपका पैसा कभी भी डूब जाएगा बिना बताए। अगर अभी नहीं हुआ है तो आप सोच रहे हो कि कभी भी नहीं होगा, तो आपकी गलतफहमी है। रिस्क इज़ वॉट यू डोंट सी, राइट? एंड दिस इज़ वन रिस्क जिसके लिए सबसे बढ़िया प्रिपरेशन यही होगी, अवॉइड करें, राइट? ओके। सेकंड, एक स्पेसिफिक क्रेडिट रिस्क फंड्स होते हैं, ठीक है? अब अगेन पास जाके चेक कर लीजिए इन फंड्स का। ये फंड्स ऐसी जगह पे आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे ये चांस है कि भैया आपका पैसा डूब सकता है, और फिर भी आप लोग उसमें पैसा डाल देते हैं, राइट? तो ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ना पड़े। अब क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट रिस्क है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि ये वो दोस्त है जो आपसे पैसे लेगा फिर आपसे बोलेगा मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, तो ऐसी जगहों पे पैसे इन्वेस्ट ना करें। नंबर 3, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, पर्सनल लैंडिंग के अंदर भी ना जाए। अभी पर्सनल लैंडिंग क्या है? अड़ोस पड़ोस में पैसे दे दीजिए 2% पर मंथ के ब्याज पे, भाग जाएंगे आपके पैसे लेके, दोस्त भी जाएगा, पैसे भी जाएंगे, पक्की बात है। एक ना एक चीज़ तो जाएगी और दोनों के जाने के चांसेस ज़्यादा है, राइट? और एक चीज़ और देखिए, ये भी ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है कि आज की डेट में हर कोई चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, और उसका बिजनेस बढ़े आपकी कॉस्ट पे बढ़े। बहुत सारे मतलब शायद हर कोई बोल के मैंने ज़्यादा कर दिया, लेकिन यस मैक्सिमम लोग ये चाह रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारी आपको ऐप्स मिल जाएंगी जो आपको बहुत अनसेफ एफडीज ऑफर कर रही हैं। अनसेफ एफडी, अब अनसेफ एफडी की डेफिनेशन क्या है? लेसर नोन बैंक्स है, लेसर नोन एंटिटीज़ है, राइट? प्लीज़ इन चक्रों में ना पड़ें कि भाई मुझे बस ज़्यादा रिटर्न कमाना है। आप ये समझ लो कि आप अपने शॉर्ट टर्म मनी पे ना 6-7 मैक्सिमम 8% रिटर्न कमा सकते हो। इससे ज़्यादा के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो भैया आप गड़बड़ कर रहे हो, राइट? तो ये इन चारों का क्रक्स यही है कि ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ना पड़े। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें और अपने पैसे को सेफ रखें, क्योंकि आपके नॉन नेगोशिएबल गोल्स हैं वो। इवन नेगोशिएबल गोल्स भी हैं, तो मैं नेगोशिएबल गोल्स के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए थोड़ा सा तैयार हूँ, लेकिन मैंने पैसा डुबाने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे वो नेगोशिएबल है या फिर नॉन नेगोशिएबल है। एग्जैक्टली। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि नॉन नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स जो हैं उसके लिए पैसा कहाँ पार्क करना है, राइट? बट आई थिंक हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो नेगोशिएबल गोल्स हैं उसके लिए पैसा कहाँ पार्क करना है। चलिए वापस चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे जो नेगोशिएबल गोल्स हैं, नेगोशिएबल गोल्स हैं क्या? जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेकेशन पे जाना है, गाड़ी खरीदनी है, राइट? या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास बहुत फनी से एग्जांपल आ रहे थे बट मैंने बोला नहीं। चलो नेगोशिएबल गोल्स की बात करते हैं, राइट? स्पेसिफिकली ये भी हो सकता है कि आपने घर की रिनोवेशन करानी है, घर खरीदना हो सकता है एक नॉन नेगोशिएबल गोल हो कि आपने एक डेट फिक्स कर ली, बिल्डर को पैसा जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट घर की रिनोवेशन आई एम श्योर कि एक नेगोशिएबल गोल कैटेगरी में आ सकती है। अब ऐसे में क्या है ना, अगेन हमें सेफ्टी चाहिए, बट क्योंकि ये नेगोशिएबल है तो हम थोड़ा टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, 6 महीने, साल, इवन 1.5 साल, राइट? पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारी थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी, ये नहीं कह रहा कि भाई शॉर्ट, फिर से ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में लगा दो, वो नहीं करना है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, राइट? आप इस पर ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लेने के लिए तैयार हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझे क्या चीज़ें नज़र आती हैं? सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है वो एक अच्छा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, राइट? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड एक तरह से ब्लेंड है इक्विटी और डेट का, राइट? मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों डिस्कस कर देता हूँ, राइट? कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लीजिए। इसके सबसे बड़ी एडवांटेज अगेन ये आपको एफडी से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स दे सकता है, इक्विटी से कम रिस्क रखता है, राइट? रिस्क वाइज इक्विटी से थोड़ा सा कम है, एफडी से रिटर्न वाइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, राइट? अगेन डिसएडवांटेज, इक्विटी जितने रिटर्न नहीं देते, और यहाँ पे हमारा वो ऑब्जेक्टिव भी नहीं है तो मैं उसे डिसएडवांटेज में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ये फंड क्या करते हैं, ये डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, मेजर पैसा जो है वो डेट में रहता है इनका। अगर मैं एक और एडवांटेज बताना चाहूँ तो अगर मैं एफडी की टैक्सेशन से कंपेयर करता हूँ इसको, तो इसमें भी एक फ़ायदा है इन कंपेरिजन टू एफडी टैक्सेशन। वो क्या? वही बात कि आपके कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के रिडम्पशन पे आपको टैक्स देना है। अगर उस पर जो आपका प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस पर आपको जो है वो टैक्स नहीं देना होता है। तो ये कैटेगरी है जहाँ पे आप अपने नेगोशिएबल गोल्स के लिए, नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब नेगोशिएबल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें इक्विटी का कॉम्पोनेंट होता है,
चाहे वो 25% हो, 20% हो, लेकिन जब इक्विटी गिरती है वो 25% या 20% वाली भी, तो भी आपकी एनएवीज या आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे आ सकती है, बट कहीं ना कहीं वो डेट जो है वो आपको वहाँ पे बचा लेता है। बट द पॉइंट इज कि ये आपके नेगोशिएबल गोल्स के लिए इसलिए सही है क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की चांसेस हैं, यानी आप उसी गोल के लिए इसको यूज़ करें जो गोल आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है वृंदा इस कैटेगरी के लिए नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, वो एक और कैटेगरी है इक्विटी सेविंग्स फंड। ये भी भाई कमाल की कैटेगरी बनाई है इन्होंने, इक्विटी सेविंग्स फंड। इसके अंदर क्या है ना भाई, लोगों के अंदर इनोवेशन है भाई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में गजब गजब तरह की इनोवेशन लेके आते रहते लोग। ये पहले तो ना नाम देखो कैसा प्यारा रखा, इक्विटी सेविंग्स फंड, यानी कि काइंड ऑफ दे वांट टू से कि भाई शॉर्ट टर्म सेविंग्स आप करना चाहते हो तो वो भी आप इक्विटी फंड के थ्रू कर सकते हो, उसके लिए हमने कैटेगरी बना दी इक्विटी सेविंग्स फंड। इसमें क्या है कि ये ना हमेशा 65% से ज़्यादा पैसा इक्विटी में रखते हैं। अब ये सुन के घबराइएगा मत, कह रहे फिर तो रेगुलर म्यूचुअल फंड ही हो गया, ये तो फ्लेक्सी कैप ही हो गया। इस 65% में ही ये ज़्यादातर पैसा आर्बिट्राज फंड में रखते हैं और आर्बिट्राज की इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पे बाकी मान लीजिए 33% पैसा ये आर्बिट्राज में रख देंगे, 33% पैसा ये प्रॉपर स्टॉक के अंदर रख देंगे, हो गया 66%, और बाकी जो आपका पैसा बच गया हुआ है रिमेनिंग वो ये डेट के अंदर रख देंगे। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ आर्बिट्राज, डेट एंड इक्विटी, जो कोर इक्विटी हमारी होती है, जिसमें आपका आप ये बोल सकते हो कि मेजर पोर्शन आर्बिट्राज और डेट में लगा होता है और एक छोटा सा पोर्शन जो है वो आपका कोर इक्विटी में जो है वो लगा होता है। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा इसका ये है कि भाई इसके रिटर्न्स जो हैं वो आपको बैलेंस, ये जो हमने बात करी थी ऊपर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे, और इसकी जो टैक्सेशन है बल्ले बल्ले वो आपको इक्विटी मिलने वाली है, इक्विटी वाली मिलने वाली है, वही 12.5% और 20% वाली जो मैंने आपको बात बताई थी, वो उसी के हिसाब से जो है इसकी टैक्सेशन होने वाली है। नुकसान क्या है? ये ज़्यादा वोलेटाइल है, राइट। तो आपको लगता है भाई आपने कोई बिल्कुल एकदम बनाया था कि मालदीव्स जाऊँगा और मालदीव्स में घूमने जाऊँगा, लेकिन नहीं भी गया तो चल सकता है, एक आध साल बाद चले जाएंगे, तो भैया इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करो। एक आध साल मार्केट नीचे रही तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा, ये वाला पोर्टफोलियो जो आपने इक्विटी सेविंग्स फंड में बनाया है वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, बट वो वापस रिकवर करेगा मार्केट के साथ साथ, और आपको एफडी से, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड से थोड़े अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, और टैक्स में भी आपका जो है पूरा साथ निभाएगा। तो ये दो कैटेगरीज मुझे लगता है, दो सिंपल कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई, ये आपके नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। क्राइटेरिया वही है, अंडरस्टैंडिंग लो, पहले स्ट्रेस फ्री रहो, और टैक्स ज़रूर देख लेना। ऐसा ना हो कि भाई आप सोच रहे हो 7%, लेकिन 7% पे फिर वो 30-35% का टैक्स लगने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आया, राइट। तो ये चीज़ें आप ज़रूर सोच लें कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज करने से पहले, राइट। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश आप लोगों के लिए कि भैया शॉर्ट टर्म पैसे को कहाँ पे आप लोग जो है वो पार्क कर सकते हैं। कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ तक अगर पहुँच गए हैं और आपने कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू भी लिख दीजिएगा, राइट। एंड येस, म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.learn.club, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का कोर्स, फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और वहाँ पे आपने बस जाके कोड यूज़ करना है। वो कोड कौन सा है? INVEST26, यू विल गेट 26% ऑफ। एंड येस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं और आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो पे एक पैनी नज़र बनी रहे तो पावर अप मनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से एनालाइज जो है वो कर सकते हैं। ओके, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हिट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं मेरी तरह तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पावर अप मनी ऐप जरूर डाउनलोड करें और उसमें पोर्टफोलियो इंपोर्ट कर लीजिए। इस ऐप में आपको आपके ही पोर्टफोलियो के बारे में बहुत जबरदस्त इंसाइट्स मिलेंगी, एक्शनेबल इंसाइट्स मिलेंगी। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बहुत सारे फीचर्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं जिनके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो देना पड़ता है, एंड दैट इज कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी। डोंट वरी एट ऑल। पावर अप मनी ऐप डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। डाउनलोड कीजिए और देखिए आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है और क्या आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए।